5-6 दिन से क्लासेस थोड़ी बिल्कुल डिस्टर्ब हो रखी थी। द लास्ट क्लास व्हाट वी हैव डिस्कस्ड वी हैव कंप्लीटेड विद 161 को हल्का सा मैं रिवाइज करूंगा, उसके बाद फर्दर प्रोसीड करेंगे। 161 को मैं हल्का सा रिवाइज करूंगा एंड वी वुड प्रोसीड फर्दर। मैं क्विक रिवीजन देना चाहता हूँ 161 का। 161 होता क्या है, 161 बोलता क्या है, 161 किसके रिगार्डिंग है, क्या बात 161 कह रहा है, मैं हल्का सा एक क्विक रिवीजन करके, क्विक रिकैप करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। 161 बात करता है विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस ऑफिसर। अगर आप इसका मार्जिनल हेडिंग देखेंगे, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस ऑफिसर, इसका हम थोड़ा सा मार्जिनल हेडिंग देखेंगे। देखिए, अगर मार्जिनल हेडिंग क्या होता है, मार्जिनल हेडिंग वो चीज होती है जो कि सेक्शन के सबसे ऊपर लिखी हुई रहती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूजुअली वी कॉल इट मार्जिनल हेडिंग। मार्जिनल हेडिंग के साथ में दिक्कत क्या होती है सर, कि दिस इज नॉट एन ऑपरेटिंग पार्ट ऑफ ए सिस्टम, दिस इज नॉट ए ऑपरेटिंग पार्ट ऑफ ए सेक्शन, ये ऑपरेटिंग पार्ट नहीं होता है, इट इज ओनली ए मार्जिनल हेडिंग। जैसे जब हम बैरेक्ट पढ़ते हैं, व्हेन वी यूजुअली रीड द बैरेक्ट, तो देयर आर द फॉलोइंग पार्ट्स जिसको हम लोग मार्जिनल हेडिंग कहते हैं। जैसे दिस इज द बैरेक्ट ऑफ सीआरपीसी, ये सीआरपीसी का बैरेक्ट है मेरे हाथ में। एंड इफ यू लुक एट सेक्शन 161 की अगर आप हेडिंग पढ़ेंगे, जो उसकी हेडिंग दी हुई है 161 की, वो दी हुई है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस, पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा। तो पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा बोलिए या फिर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बोलिए, ये एक मार्जिनल हेडिंग है और एंड इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग पार्ट। अगर आप सेक्शन में जाएंगे तो 161 के अंदर सिर्फ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस ही नहीं होता है। किस किस का एग्जामिनेशन हो सकता है 161 के अंदर, विटनेस का हो सकता है, को अक्यूज का हो सकता है, अक्यूज का हो सकता है, सस्पेक्टेड पर्सन का हो सकता है। तो इन सबके एग्जामिनेशन कहाँ होंगे सर, 161 के अंदर होंगे। तो 161 इज ए वेरी वाइड, उसका स्कोप बहुत वाइड है और इसका स्कोप बहुत एम्पलीट्यूड है। अगर अब मैं जनरली अगर आपसे बात करता हूँ तो 161 का स्कोप काफी बड़ा है, 161 का स्कोप काफी बड़ा है, 161 एक छोटा सा सेक्शन नहीं है। In the last class, what we have discussed the differences between these two provisions. 161 के अंदर हमने 161 एक का, दो के साथ में 132 एविडेंस एक्ट का भी हमने डिफरेंसेस हमने यहाँ पे कवर अप हो गया था, यहाँ तक हमारा काम हो गया था कंप्लीट। अब हम आज हम पढ़ेंगे 162 से। टुडे वी वुड स्टार्ट फ्रॉम 162, टुडे वी वुड स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 162। 162 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक बार 162 पढ़िए, मैं आपको उसके बहुत सारी छुपी हुई बातें बताऊंगा 162 की। 162 एक बार रीड कीजिए, जस्ट रीड इट, रीड 162। चलिए 162 को बोलते हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पुलिस नॉट टू बी साइंड एंड यूज ऑफ स्टेटमेंट इन एविडेंसेस। बोला है पुलिस के से किए गए कथनों का हस्ताक्षर न किया जाना और कथनों का साक्ष्य में उपयोग न किया जाना। अगर मैं बहुत जनरल और बहुत स्पेसिफिक बात करूं, अगर मैं बहुत पिक्युलिटी में बात करूं, देखिए पुलिस को जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं 161 के अंदर, उन सबको ना तो रिकॉर्ड किया जाएगा और न ही उन स्टेटमेंट्स को यूज किया जाएगा एविडेंसेस में। मैं जस्ट ओवरऑल एक एग्जांपल देके आपको ये सब चीज एक्सप्लेन करता हूँ और समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या समझाना आपको चाह रहा हूँ। जैसे समझिएगा एक बार, इधर एक एफआईआर दर्ज होती है, एक एफआईआर लॉन्च होती है। एफआईआर लॉन्च होने के बाद में पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं और 161 के बयान लेते हैं। मान लीजिए केस ऐसा था कि ए ने बी को चाकू से स्टेप किया, ही स्टेप बी बाय नाइफ, ठीक है, चाकू से मारा और 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 वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट किया, ठीक है, घोर उपहति कारित करी, ठीक है। अब जहां पे मारा था वो एक चाय की दुकान थी, वो क्या थी सर, एक चाय की थड़ी।
चाय की थड़ी पे ए ने बी को चक्कू से स्टैब कर दिया था। पुलिस वालों ने 161 में उन लोगों को बुलाया और उन लोगों के बयान लिए जो कि उस चाय की थड़ी पे उस टाइम पे मौजूद थे। उसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं, उसमें चाय की दुकान वाला भी हो सकता है, जो ओनर है चाय की, वहां पे कोई काम करता है वो भी हो सकता है, या फिर कोई बाई स्टैंडर्ड्स है। बाई स्टैंडर्ड मतलब जो आसपास जो लोग खड़े हैं वो भी हो सकते हैं, और सो एंड सो फोर। अगर ये बी बच जाएगा तो बी भी इसके अंदर ही होगा। ठीक है, ये जो बी बी भी इसी के अंदर होगा क्योंकि बी को चाकू लगा था। तो मतलब 161 के स्टेटमेंट में वो सारे लोगों के स्टेटमेंट शामिल होते हैं जो लोग क्या है सर, अक्वेंटेड है फैक्ट से, जो कि तथ्य को जानते हैं, जो कि उस फैक्ट को जानते हैं। क्योंकि लाइन पढ़ी है आप 161 में एक लाइन यूज की गई है, 161 में एक लाइन यूज की गई है। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 161 में अगर आप पढ़ेंगे, मैं एग्जामिन ओरली, पहले पहले लाइन पहले पढ़िए 161 का क्लोज वन पढ़िए, लास्ट लाइन देखिए, क्लोज वन की लास्ट लाइन देखिए, मैं एग्जामिन ओरली एनी पर्सन सपोज टू बी अक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। लिखा हुआ है, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित समझने वाले किसी भी व्यक्ति की मौखिक परीक्षा। जो भी व्यक्ति क्या है सर, तथ्य से और उस केस से क्या है सर, परिचित है, उस व्यक्ति का क्या करेंगे अपन, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे 161 के अंदर। लेकिन 161 में रिकॉर्ड किया गया बयान, 161 में जो आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो, उस स्टेटमेंट का बहुत ज्यादा इंप्लीकेशंस नहीं होते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देखिए 161 का स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट पर रोक लगाता है या मान लीजिए बार करता है 162। 162 क्या कहता है, 162 सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 162 ट्रायल के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप एपीओ बन जाएंगे तो एपीओ बनने के साथ आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो रोक लगाई जा रही है यहाँ पे 161 के स्टेटमेंट के ऊपर, वो क्या होती है वो समझिए। रोक ये लग रही है सर कि आप स्टेटमेंट को ट्रायल में यूज नहीं कर सकते। मतलब जो जितने भी लोगों ने, चाहे वो ओनर हो, काम करने वाला हो, बाई स्टैंडर्ड हो, विक्टिम हो, इन जो भी लोगों ने जो भी स्टेटमेंट दिए हैं 161 के अंदर पुलिस को, ये सारे बयान यूज नहीं कर सकते इन द ट्रायल। विचारण के समय आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब आप इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं पूछ सकते। मतलब आप ये भी नहीं कहेंगे कि सर देखिए इसने वो स्टेटमेंट दिया है कोर्ट को, और देखो सर अब ये उस स्टेटमेंट में ये वही स्टेटमेंट दे रहा है। मतलब आप 161 के बयानों के ऊपर उनको ना तो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, क्या कह रहा है, ना तो जब आप ये स्टेटमेंट देना 161 के, ना तो आपको इसमें, पहली बात तो ये कह रहा है 162 क्या कह रहा है कि 161 में अगर आपने कोई बयान दिया है तो आपको उस पर साइन नहीं करना। पहली बात तो ये, मतलब अगर ओनर बयान देने गया तो कोई कोई साइन वाइन नहीं करवाया जाएगा, सिग्नेचर विग्नेचर नहीं होगा। कोई काम कर रहा है दुकान पे, चाय की थड़ी पे कोई काम कर रहा है, क्योंकि सारा मामला कहाँ हुआ है, चाय की थड़ी पे हुआ है, कोई काम कर रहा है उसका साइन नहीं कर होगा, कोई बाई स्टैंडर्ड वो साइन नहीं करेगा, किसी के सिग्नेचर नहीं करवाए जाएंगे। पहली बात ये, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिए हैं दे कैन नॉट बी यूज्ड ट्रायल में, आप इनका इस्तेमाल नहीं करोगे तो सर फिर पर्पस क्या रहा, फिर 161 के बयान का पर्पस क्या रहा, ये तो पर्पस ही खत्म हो गया इस पूरा। 161 के बयानों का फिर पर्पस क्या रहा, यू हैव स्टैब्लिश, यू हैव डिसऑनर्ड होल ऑफ द पर्पस ऑफ इट। तो फिर सर उद्देश्य नहीं रहा जीवन, है ना। 161 के बयान का फिर क्या पर्पस है, क्यों लिया जाता है, समझ में आ रही बात। पर्पस सिर्फ ये है कि कोर्ट ये देख सके कि ये कोरोपरेशन हो रहा है या कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। कोर्ट अपने लिए यूज करता है इन स्टेटमेंट्स को, कोर्ट क्या करता है, अपने लिए यूज करता है। याद करो 165 पढ़ाया था मैंने आपको एविडेंस में, और मैंने कहा था कि क्या 165 में जज साहब वो सवाल भी पूछ सकते हैं जो कि 161 में जिनके स्टेटमेंट दिए हैं पार्टीज ने। याद करो, पूछा था मैंने सवाल। मान लीजिए 165 एविडेंस में वाइड पावर है जज के पास सवाल पूछने की। क्या जज साहब 161 में जो बयान रिकॉर्ड किए हैं पुलिस ने, क्या उन बयानों के आधार पर भी सवाल पूछा जा सकता है, तो आंसर है यस। क्योंकि 161 सिर्फ किस पे लगता है, पार्टीज पे लगता है, कोर्ट पे नहीं लगता। 161 नेवर अप्लाइज ऑन कोर्ट। एक सेकेंड, हेलो जी, जी मैम, मैं एक बार लोकेशन फॉरवर्ड करता हूँ। तो जनरली क्या होता है, कोचिंग मिलती नहीं है क्या किसी को। ओके, so this is the problem we are facing right now. Okay,
नहीं नहीं, वी आर एट ए न्यू प्रेमाइसिस, धीरे धीरे दिखेगी यार, चेंज करवा देंगे, ऐसी कोई बात है तो फिर करवा देंगे, आज में चेंज करवा देंगे। जाओ लेके आओ इन्हें, नीचे खड़े होंगे। तो कहा था मैं, सो आई वाज सेइंग दैट कि दीज स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड, दीज स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड बाय एनी ऑफ देम। न तो प्रोसिक्यूशन यूज कर सकता है और नहीं उसको अक्यूज यूज कर सकता है, ना तो प्रोसिक्यूशन यूज करेगा, नहीं अक्यूज यूज करेगा। दिस स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज बाय एनी वन ऑफ देम। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट 162 जो है, 162 क्यों रोक लगाता है? क्या 162 का एक ऐसा प्रोविजन है, क्या मैंडेटरी प्रोविजन है, क्या हमेशा 162 रोक लगाएगा? हाँ, इट इज ए मैंडेटरी प्रोविजन, इट इज ए मैंडेटरी प्रोविजन। 162 को आप ऐसे मत समझ लीजिएगा कि 162 इससे 162 बहुत ही लाइट प्रोविजन है, कोर्ट इसको यूज नहीं करता। 162 मैंडेटरी प्रोविजन है। मान लीजिए किसी भी बाई स्टैंडर्ड ने या फिर किसी भी काम करने वाले ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं नहीं प्रोवोकेशन मिला था, अरे ए कह रहा है कि सर प्रोवोक किया इसने, इसलिए मैंने बी को मारा। और आप ये नहीं बोल सकते कि देखो सर काम करने वाला भी कह रहा है, देखो सर उसने 161 के बयान में ये बात बोली है कि प्रोवोकेशन जो है वो उसने दिया था, तो कोर्ट मना कर देगा, हैंड टू हैंड ऑब्जेक्शन हो जाएगा कि सर ये 161 के स्टेटमेंट यूज नहीं किए सकते। तो फिर सवाल ये है, कि फिर 161 के स्टेटमेंट को यूज कैसे किया जाएगा? कैसे यूज किया जाएगा? फिर तो सर केस आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। फिर तो सर ना तो प्रोसिक्यूशन के पास टाइम है और नहीं डिफेंस के पास टाइम है कि उसको रिबट कर सके, मतलब खंडन करने का कैसे खंडन किया जाएगा? इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और प्लीज इधर फोकस कीजिएगा 2 मिनट। हमारा केस क्या था कि ए ने बी को मारा चाय की थड़ी पे, एक थड़ी के ऊपर उसने उसको स्टैब कर दिया चाकू से, ये हमारा सवाल था। ठीक है, चाय की थड़ी पर ए ने बी को स्टैब कर दिया। समझना बात, यहां तक समझ में आई? अब आगे समझिए। चाय की थड़ी पे एक काम करता था, इसका नाम था रामू। चाय की थड़ी पे एक काम करता है रामू नाम का लड़का। रामू ने बोला कि सर बी ने ए को उकसाया, और ए भी ये कह रहा है कि सर जो मैंने मारा है ये ग्रेव प्रोवोकेशन के अंदर आके मारा है। तो मतलब अगर आप देखेंगे आईपीसी में एक ऑफेंस बनता है 335 का और एक ऑफेंस बनता है 325 का। 335 और 325 के ऑफेंसेस में क्या डिफरेंसेस है कि इसमें सजा तो है 7 साल और इसमें सजा है ऑलमोस्ट 1-2 साल की सजा है, शायद बहुत ही कम सजा है। टेक्निकल बात ये, अगर ये पॉइंट प्रूव हो जाता है कि प्रोवोकेशन जो है वो दूसरी पार्टी से आया है तो सजा हो जाएगी कम। ठीक है, अगर प्रोवोकेशन दूसरी पार्टी ने दिया था सजा हो जाती है कम, 7 साल की जगह सिर्फ यहाँ पे 1-2 साल की सजा होती है। 2 साल है शायद ना, 2 साल की सजा होती है। तो 7 साल की अगर 2 साल में हो रही है, और अगर अक्यूज कह रहा है कि सर जो प्रोवोकेशन था वो एक्चुअली बी से आया था, और रामू ने भी यही बोला है, रामू ने भी 161 के बयानों में यही बात बोली है। तो एडवोकेट, अगर आप नए नए एडवोकेट हो और प्रोसिक्यूशन में हो तो आप जारी रखी नहीं बोलोगे कि देखो सर उसने अपने 161 के बयान में ये बात बोली। कोर्ट हैंड टू हैंड मना कर देगा कि एविडेंस में यूज नहीं कर सकते। यूज कैसे किया जाएगा वो सुनिए, यूज किस तरह से किया जाएगा इसको सुनेंगे और इसको समझेंगे। सर यूज करने के लिए क्या क्या किया जाएगा? जो अक्यूज जो होगा, जो अक्यूज का एडवोकेट होगा, अक्यूज एडवोकेट ऐसे कहेगा कि आइए मैं मिस्टर रामू को बुलाना चाहता हूं, आ जाइए। मिस्टर रामू के जब बयान हो रहे हैं तो रामू से पहला सवाल ये पूछा गया, रामू से पूछा गया कि बताइए उस दिन क्या हुआ था, बताइए उस दिन क्या हुआ था। रामू ने बोलना स्टार्ट किया कि सर दोनों दोस्त थे, चाय पीने आते थे कभी कभी, लेकिन उस दिन दोनों के बीच में कोई गर्मा गर्मी हो रही थी। फिर आपने क्या देखा? फिर आपने क्या देखा कि सर मैंने देखा कि बी ने ए को 3 थप्पड़ हैंड टू हैंड मार दिए किसी बात पे। फिर क्या देखा आपने कि सर ए ने बी को चाकू से स्टैब कर दिया ऑन प्रोवोकेशन। तो मतलब आपको समझ में आई कि ये जो बात है 161 में जो बयान दिया है, ये स्टेटमेंट क्या हो गया सर? इधर कोरोबरेट हो गया, ये स्टेटमेंट क्या हो गया सर? इधर संपुष्ट हो गया।
बात समझ में आई? डायरेक्टली 161 का यूज नहीं किया उन्होंने, क्रॉस एग्जामिनेशन में उस चीज को यूज किया। और समझ लीजिए कि अगर वो उसके एग्जामिनेशन में ये बात को नहीं बोलता तो ये बात बुलवाने की कोशिश की जाती। और क्या क्या हुआ था उस दिन आप याद कीजिए, बहुत पुराना मैटर होगा। क्या क्या हुआ था, किसने किसको मारा, पहले किसने मारा, पहले किसने नहीं मारा, इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये कि 161 के स्टेटमेंट को सीधा यूज नहीं किया है, यूज किया है बाय द वे ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। कैसे यूज किया है? बाय द वे ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। मतलब 161 तो साफ ही मना करता है कि जो बयान देती है, 162 कहता है कि 161 में जो भी आप बयान दे रहे हो इन फ्रंट ऑफ पुलिस ऑफिसर, उसको यू कैन नॉट डायरेक्टली यूज इन ट्रायल। डायरेक्टली तो आप वैसे भी यूज नहीं कर सकते, बट यू कैन यूज इन क्रॉस एग्जामिनेशन। आप क्रॉस एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हो। देर आर फ्यू एक्सेप्शंस, देर आर फ्यू circumstances to it by which we can understand it. Yes ma'am, yes please have a seat. There are few circumstances by which we aware about that the statement under section 161 it cannot be used directly in any matter. 162 कुछ एक्सेप्शंस की बात करता है, हम उसके बारे में अभी डिस्कस करूंगा। दोबारा अमित समझिए एक बार। ट्रायल चल रही थी, ठीक है, ए ने बी को 30 के ऊपर स्टैप किया था। और जब स्टैप किया था तो एक नौकर था जो काम करता था उस 30 पे, उसका स्टेटमेंट था 161 में पुलिस को कि सर ये जो स्टैबिंग हुई है, इस स्टैबिंग में बी ने प्रोवोकेशन दिया था, इस वजह से ए ने उसको चक्कू मारा। ठीक है, दैट वाज द बेसिक फैक्ट्स। अब प्रीवियस सेट के केसेस में प्रोवोकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि 335 में जब आप जाते हो तो 7 साल की सजा कितने साल की सजा हो जाती है? 3-4 साल की सजा में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब सजा डायरेक्टली कम हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम प्रोवोकेशन को प्रूव करें, उस पॉइंट को हम यहाँ पे प्रूव करें। ठीक है, अब जो अक्यूज का एडवोकेट है वो डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि सर देखिए 161 में इसने ये बयान दिया है, तो इट मींस तो क्या रास्ता अपनाना पड़ेगा बाय द वे ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। अक्यूज का एडवोकेट आके रामू से पूछेगा, रामू जो नौकर है जो 30 पे काम करता है, उसे पूछेगा भाई क्या हुआ था उस दिन। वो अपने स्टेटमेंट में बोलेगा सर दोनों साथ बैठे थे, पहले बात कर रहे थे, फिर बी ने उसको 3 थप्पड़ दिए, ए ने प्रोवोक होकर उसको चक्कू मार दिया, ए भी गुस्से में आया और उसने उसको हैंड टू हैंड 3 स्टेप कर दिए। तो मतलब ये चीज क्या हो गई, 161 के बयान, रामू के 161 के बयान रामू के क्रॉस एग्जामिनेशन के साथ क्या हो गया है? कोरोबरेटिव हो गया है। और कोरोबरेटिव वैल्यू होते ही उसके स्टेटमेंट को आप 157 में कंसीडर करेंगे एविडेंस में। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ ट्रायल। मतलब यू कैन नॉट यूज इन एनी सिचुएशन 161 स्टेटमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली तो आप क्रॉस एग्जामिनेशन में यूज कीजिए, बट यू कैन नॉट यूज दोज स्टेटमेंट। कोर्ट हमेशा आपको रोक देगा। कोर्ट हमेशा क्या करेगा? आपको रोक देगा। नाउ कम टू द 162 अदर एक्सेप्शंस ऑफ द 162। निकालिए एक बार डायरेक्ट निकालेंगे एक बार। क्या लिखा हुआ है? नो स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन टू द पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल इफ रिड्यूस टू राइटिंग बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है 162? सबसे पहले बात बोलता है कि अगर आपने कोई भी बयान दिया है पुलिस को 161 में, इसको रिड्यूस इन राइटिंग किया है, सबसे पहले आप उसको साइन नहीं करना आपको उस पर। इसका एक्सेप्शन क्या होता है सर इस चैप्टर के अंदर? इसका एक्सेप्शन है 154 की एफआईआर जो साइन करनी होती है। क्योंकि 161 के बयान कौन कौन दे सकता है? अक्यूज दे सकता है, विक्टिम दे सकता है, विटनेस दे सकते हैं, सस्पेक्टेड पर्सन भी दे सकते हैं, बाय स्टैंडर्ड है वो भी दे सकते हैं। जो भी पर्सन अक्वेंट है, जो भी पर्सन तथ्यों से परिचित है, वो सब अपने 161 का बयान दे सकते हैं। तो 161 इज एक्सेप्ट टू द सर्कमस्टांसेस दिस प्रोविजन इज वेरी लार्ज। आप 161 को ऐसे ही आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। 161 को बहुत कंट्रोल करता है 162। 161 के पूरे स्टेटमेंट्स को कंट्रोल करता है। पहला क्या बोल रहा है कि सर साइन नहीं करना, दिस इज द क्लोज वन, साइन करने के लिए मना कर रहा है। नाउ कम टू द सेकंड पैरा। नोर shall any such statement or record thereof whether in a police diary or otherwise in any part of the statement be used for any purpose। दूसरी बात लिख रहा है कि सर जो भी आपने स्टेटमेंट दी 161 के, इनका एक लाइन लिख दी इसने, एनी पर्पस, मतलब किसी भी पर्पस के लिए आप यूज नहीं करेंगे। ना तो इसको कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज करेंगे, ना ही कोरोबरेशन के लिए यूज करेंगे। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली यू कैन, बट नॉट डायरेक्टली। क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू जाइए आप। अपार्ट फ्रॉम इट, यहाँ पे लिखा हुआ है save as an after provided at any inquiry or trial in respect of any offense under investigation at a time when such statement was made
सेव एज हेरिन आफ्टर प्रोवाइडेड। दो प्रोविजंस देखिए, यहाँ पे एक सेविंग क्लोज बन रहा है जिसको हम कहते हैं जिसको हम कहते हैं व्यावर्ती, और एक है नॉट विथस्टैंडिंग जिसको हम कहते हैं किसी उपबंध के अधीन होते हुए भी। इनका अंतर समझिए जल्दी से। जहां पे भी ये लाइन आपको दिखे ना, तो दोनों बेसिकली क्या काम करते हैं, और एक और होता है इसका अंतर समझिए। तीनों का अंतर समझिए, आज नहीं तो कल ये मेंस में पूछेंगे सवाल को, क्योंकि कब तक पूछेंगे एजुजम जनरेस, कब तक पूछेंगे नोस्टेरेसोसिस, कभी तो अच्छे सवाल पूछेंगे। क्या अंतर होता है तीनों का अंतर? देखिए सर, प्रोवाइजो जो होता है, जो मेन जो सेक्शन दिया हुआ है उसी का सिर्फ एक्सेप्शन है। मतलब ये जो यहाँ पे कुछ भी सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है सिर्फ इसी के ऊपर प्रोवाइजो लागू होगा, अदर प्रोविजंस को ये इंपैक्ट नहीं करता। सेविंग क्लोज पूरे एक्ट को इंपैक्ट करता है, पूरे एक्ट मतलब सीआरपीसी। अगर यहाँ पे सेविंग क्लोज लिखा है देन इट वुड इंपैक्ट होल ऑफ द एक्ट, जो पूरा अधिनियम है उसी को प्रभावित करेगा। नॉटविथस्टैंडिंग जितने भी लॉज हैं, ऑल अदर लॉज, सारे जितने भी कानून दिए हुए हैं अपने पूरे इंडिया के अंदर, सब पे ऊपर नॉटविथस्टैंडिंग लग जाता है। तीनों का अंदर समझिए, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन को इंपैक्ट करता है, ये पूरे एक्ट को, और जितने भी लॉज दिए हुए हैं वहां पे। तो यहाँ पे सेविंग क्लोज यूज कर रहे हैं। सेविंग क्लोज का मतलब ये बोल रहा है, सेव इज हियरइन आफ्टर प्रोवाइडेड एट एनी इंक्वायरी ट्रायल इन रिस्पेक्ट टू एनी ऑफेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एट द टाइम ऑफ स्टेटमेंट। मतलब इसके बाद, हियरइन आफ्टर प्रोवाइडेड का मतलब क्या? सेव इज हियरइन आफ्टर प्रोवाइडेड मतलब अब जो प्रोविजंस ये बताएंगे इसके बाद, इन प्रोविजंस को यू कैन यूज। तो जनरल रूल तो क्या है, दोबारा आइए, जनरल रूल तो क्या है सर? साइन नहीं करना और स्टेटमेंट को यूज नहीं करना। दिस इज द जनरल रूल। सामान्य नियम क्या है सर? सामान्य नियम है साइन नहीं करना, स्टेटमेंट को यूज नहीं करना। लेकिन अब बना दिया इन्होंने एक सेविंग क्लोज। सेविंग क्लोज का मतलब अब इस एक्ट में कहीं पे भी अगर ये चीजें होंगी जो अब आएंगी, दैट यू कैन यूज, इसका इंपैक्ट इस पे नहीं होगा। और आप इस सेविंग क्लोज को एज ए प्रोवाइजो ले सकते हो। कभी कभी सेविंग क्लोज एज ए प्रोवाइजो भी ऑपरेट हो जाता है। देखिए ये बहुत स्पेशल प्रोविजन है यहाँ पे एक ये स्पेशल प्रोविजन क्यों है? क्योंकि इस प्रोविजन में आपको प्रोवाइजो भी देखने को मिलेगा और सेविंग क्लोज भी, दोनों है इसमें, आप ध्यान से देखेंगे तो। क्योंकि उन्होंने जहां पे उसने वो चीज लिखी, सेव एज हियर इन आफ्टर, तो मतलब ये सेविंग क्लोज की भी बात कर रहा है, पूरे एक्ट की भी बात कर रहा है, पूरे सीआरपीसी की बात कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम इट ये एक प्रोवाइजो की भी बात कर रहा है। बैरिक पढ़ना सीखे, बैरिक पढ़ना जब सीख जाएंगे ना तो उससे खूबसूरत कोई चीज ही नहीं है दुनिया में। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे देखिए प्रोवाइजो क्या है। That when any witness is called for the prosecution in such inquiry trial which has been introduced in writing, any part of the statement may be duly proved against the accused with the permission of court. थोड़ा टाइम है अपने पास अभी। क्या नाम है अपना? सरिता, यू हैव सम टाइम। आप सुन लोगे आधे घंटे का और लेक्चर में एक्सटेंड करूंगा। डू यू हैव टाइम ना सफिशिएंट? मैं सवाल तैयार कुछ है सोच रखा है मैंने आपके लिए, ठीक है ना? ठीक है। तो जनरली बात क्या होती है जब आप इन प्रोविजंस की बात करते हैं, तो पहला एक्सेप्शन सुनिए। द फर्स्ट एक्सेप्शन वी आर डीलिंग विद, मतलब जहां पे आप 161 के बयानों को यूज कर सकते हो, क्योंकि उसने एक्सप्रेसली प्रोवाइजो दिया है, मतलब 161 के बयानों को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। पहला प्रोविजन बोल रहा है कि जहां पे प्रोसिक्यूशन विटनेस ने किसी विटनेस को बुलाया था, प्रोसिक्यूशन ने किसी विटनेस को बुलाया था और उसके स्टेटमेंट को ऑलरेडी रिड्यूस इन राइटिंग किया जा चुका है। प्रोसिक्यूशन विटनेस कौन हुआ? प्रोसिक्यूशन विटनेस कौन हुआ? जो कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से बयान देने आने वाला था। अभियोजन साक्षी वो जो अभियोजन की तरफ से बयान देने वाला था, इसके ऑलरेडी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड इन राइटिंग था, मतलब 161 में ऑलरेडी इसका स्टेटमेंट रिकॉर्डेड था, ऑलरेडी इसका स्टेटमेंट रिकॉर्डेड था। अब आगे वाली लाइन में पढ़िए आप, एनी पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट इफ ड्यूली प्रूव्ड मे बी यूज्ड बाय द अक्यूज्ड एंड विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। जहां पे इसने लिख दिया परमिशन ऑफ कोर्ट, क्या लिखा है? विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। तो जहां पे भी इसने परमिशन ऑफ कोर्ट लिखा है, इसका मतलब क्या है? कौन सा केस बन रहा है? कहां पे प्रोसिक्यूशन अपने ही विटनेस का एग्जामिनेशन करने के लिए परमिशन ऑफ कोर्ट लेगा? होस्टाइल में।
आपने हॉस्टाइल में पढ़ा है कि जैसे ही वो हॉस्टाइल हो जाता है हैंड टू हैंड कोर्ट से परमिशन मांगते हो, सर प्लीज डिक्लेयर हिम एज ए हॉस्टाइल विटनेस, ताकि मैं इसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकूं और उसका स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड ना आए। यही तो प्रोसेस होता है। तो मतलब अगर कभी प्रोसिक्यूशन का विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है तो हम उसके स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं, 161 के स्टेटमेंट से सीधा कॉन्ट्राडिक्शन कर सकते हैं। आगे पढ़िए। विद द परमिशन ऑफ कोर्ट बाय द प्रोसिक्यूशन टू कॉन्ट्राडिक्ट, लिखा हुआ है टू कॉन्ट्राडिक्ट। क्यों कोरोबरेट तो नहीं होगा ना सर, अब आपने कोई विटनेस बुलाया तो अब कोरोबरेट तो डेफिनेटली नहीं होगा, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट क्यों यूज हुआ है, क्योंकि अब होगा तो कॉन्ट्राडिक्ट ही ना, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। क्योंकि आपका सपोर्ट तो करेगा नहीं, अब तो आपको क्या करेगा, वो कॉन्ट्राडिक्ट ही करेगा। और हॉस्टाइल क्या करता है, आपको कॉन्ट्राडिक्ट, खंडन करता है ना आपके स्टेटमेंट का। विरोधाभास बोल दो, खंडन बोल दो, हिंदी में देयर आर मल्टीपल वर्ड्स। इंग्लिश में कुछ लिमिटेशंस भी है, पर हिंदी में देयर आर मल्टीपल वर्ड्स व्हिच यू कैन यूज। आपका मीडियम क्या है, इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। तो इट कैन बी यूज फॉर द कॉन्ट्राडिक्शन ऑल्सो। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Apart from it, by the prosecution to contradicting witness in the manner provided by the section 145। अब 145 में आइए, 145 पूछते हैं इंटरव्यू में, सुनिए 145 आपके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। 145 आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 145 दो चीजों के बारे में बात करता है। फर्स्टली तो ये बात करता है, फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे तो ये बात करता है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। 145 दो बात करता है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, और सेकंड जो पैराग्राफ है इसका वो बात करता है कॉन्ट्राडिक्शन के लिए। Firstly, it talks about cross examination. Secondly, it talks about contradiction. वन 145 निकालेंगे एक बार। A witness may be cross examination to previous पूछेंगे आपसे 145 क्या होता है। 145 में बच्चे ज्यादातर क्या बोलते हैं, 145 में बच्चे क्या बोलते हैं, सर इट इज यूज ओनली फॉर द कॉन्ट्राडिक्शन, बट 145 इज यूज फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन एंड द कॉन्ट्राडिक्शन एज वेल। जब क्रॉस एग्जामिनेशन में कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो 145 आएगा। अगर कॉन्ट्राडिक्शन एग्जामिनेशन के टाइम नहीं हुआ तो 145 नहीं आएगा। इट्स अ वेरी माइन्यूट थिंग ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेकंड पार्ट जो है, लेटर पार्ट है, वो बात करता है कॉन्ट्राडिक्शन का, दूसरा पार्ट बात करता है कॉन्ट्राडिक्शन का। तो मतलब ये जो कह रहा है पूरे पैराग्राफ को अगर आप समझेंगे अच्छे से, अगर आप दोबारा से उसका वो पढ़ेंगे, प्रोवाइजो पढ़ेंगे, जहां से पढ़ेंगे डेट व्हेन एनी विटनेस इज कॉल्ड, पूरा सीआरपीसी निकालिए एक बार, सीआरपीसी में 162 का वो पार्ट पढ़िए दोबारा। डेट व्हेन एनी विटनेस इज कॉल्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन इन सच इंक्वायरी एंड ट्रायल और whose statement has been reduced into writing as aforesaid, any part of his statement if duly proved may be used by the accused। if duly proved का मतलब क्या है, कि duly proved का क्या मतलब है, यहाँ पे सम्यक रूप से साबित किया गया। इफ ड्यूली प्रूव्ड का क्या मतलब होता है, ड्यूली प्रूव्ड का मतलब होता है द विटनेस हैज प्रूव्ड सच फैक्ट सफिशिएंटली इन द आई ऑफ लॉ। मतलब साक्षी ने उस तथ्य को न्यायालय के समक्ष सम्यक रूप से साबित कर दिया है। उसको कहते हैं, अगर उसने कोई फैक्ट ड्यूली प्रूव कर दिया है। हम क्या बोलते थे 165 का प्रोवाइजो हम जब भी पढ़ते हैं कि जजमेंट शैल ऑलवेज बी बेस्ड अपॉन ऑन सच फैक्ट्स व्हिच आर रिलेवेंट एंड ड्यूली प्रूव्ड। तो मतलब अगर विटनेस ने उस फैक्ट को ड्यूली प्रूव कर दिया है तो हैंड टू हैंड उसको डिक्लेयर करो हॉस्टाइल। अगर वो ड्यूली प्रूव नहीं कर पा रहे उस फैक्ट को, तो डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज द कोर्ट विल आल्सो नॉट रिलाई ऑन हिज और हर स्टेटमेंट। कोर्ट वैसे भी उसके स्टेटमेंट के ऊपर रिलाई नहीं करेगा। The provisions are very simple, plenary and clear। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप जो नेक्स्ट बात ये लोग कह रहे हैं, क्लोज टू में आइए। अब क्लोज टू में आएंगे अपन। क्लोज टू में एक और बात कह रहा है, मतलब पहला एक्सेप्शन तो क्या हो गया सर, द फर्स्ट एक्सेप्शन इज अगर कोई विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है तो उस केस में हम 161 के बयान को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है ना सर, क्योंकि जनरल रूल क्या बोल रहा था, जनरल रूल कह रहा था कि साइन करने की जरूरत नहीं है, प्लस किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाएगा, यही बोल रहा था पहला उसी का एक्सेप्शन हम बता रहे हैं। अब मैं आपको 5 एक्सेप्शन बताऊंगा, यहाँ पे 5 एक्सेप्शन, बैरक में 4 है, मैं 5 और भी बताऊंगा। दूसरा एक्सेप्शन देखिए, क्लोज टू में देखिए, ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई डाइंग डिक्लेरेशन है उसको भी यूज कर सकते हैं। कभी कभी होता है ना सर, विटनेस ने स्टेटमेंट दे दिया और अब विटनेस के हो गए गेम ओवर। आसाराम के केस में ऐसा हुआ, राम रहीम के केस में ऐसा हुआ। विटनेसेस, अगर आप विटनेसेस को मार देते हो ये सोच के कि कल को ये हॉस्टल बन जाएंगे,
अगर आप उनको मार देते हो कि इनकी टेस्टिमनी को रिजेक्ट कर देगा कोर्ट आउटराइटली, ऐसा नहीं होगा। उनके स्टेटमेंट क्या बन गए हैं अब, हाईली रिलायबल और हाईली रिलेवेंट। अभी केस बता रहा था, हमें कोटा का केस था, कोटा का केस था, उसपे वो किसी कार के शोरूम में वो काम करता था एम्प्लॉय, वहां का मैनेजर उसको बहुत हरेस करता था। उस आदमी ने क्या किया, जहर खा लिया। जहर खाने के बाद 6-7 दिन बाद उसकी डेथ हुई हॉस्पिटल में एडमिट रहते हुए। और जैसे ही उसकी डेथ हुई, उसकी वाइफ ले आई सुसाइड नोट कि मेरे मेरे हस्बैंड का लिखा हुआ सुसाइड नोट। तो पुलिस ने कहा कि जब वो 5 दिन तक स्ट्रगल कर रहा था लाइफ से, अगर आप उसका पहले स्टेटमेंट दे देते तो उसका पर्चा बयान हो जाता। पर्चा बयान मतलब 161 का बयान दर्ज हो जाता उसका, और 161 का बयान सीधे सीधे कहां यूज होता था, डायरेक्टली। तो 161 के बयान की रिलेवेंसी बढ़ जाती है जब वो, और ये बहुत हाईली रिलायबल एविडेंस है, कोरोबरेटिव नहीं है डायरेक्ट डिक्लेरेशन, ये याद रखिएगा। तुम इसमें कितने भी एलिमेंट पढ़ लीजिए, जैसे कन्फेशन ऑफ को-अक्यूज कोरोबरेटिव होना चाहिए, जैसे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कोरोबरेटिव है, लेकिन डायरेक्ट डिक्लेरेशन इज नॉट ए कोरोबरेटिव एविडेंस। एक्सपर्ट एविडेंसेस कोरोबरेटिव है, लेकिन दिस इज अ हाईली रिलायबल एविडेंस। थर्ड एक्सेप्शन देखिए, सेक्शन 27 क्या बोलता है, डिस्कवरी स्टेटमेंट की बात करता है। डिस्कवरी स्टेटमेंट का मतलब कुछ भी चीज जो मिली है उसके बयान देने के फलस्वरूप। 161 में उसने एक बयान दिया था कि सर वी वर टुगेदर एट नारगढ़, रात में 10 बजे हम नारगढ़ में साथ थे, ठीक है। फिर मैंने उसको नारगढ़ में ड्रॉप किया, उसने बोला कि आज मुझे को यहीं रुकना है ठंडी हवाओं में, मैंने उसको ड्रॉप किया एंड आई कम डाउन अर्लियर लेटर। तो मतलब उसके स्टेटमेंट जो दिया उसने स्टेट पुलिस को, तो पुलिस से ये बात पता लग रही है दैट ही वाज विद हिम और हर। लास्ट टाइम में कौन था, यही दोनों साथ थे। नारगढ़ में सर्च की, तफ्तीश करी नारगढ़ में उसको वहां पे उसके शूज के फ्रूट प्रिंट मिले जहां पे उसको नहीं होना चाहिए था। अपार्ट फ्रॉम हिज स्टेटमेंट वहां पे पुलिस को क्या मिल गए, उसके जूते के फुटप्रिंट। मान लीजिए बारिश हो गई थी रात को, उसने जहां पे गीले में पाँव रखा था उसके शूज के फुटप्रिंट मिले, वहां से उसको फोटो क्लिक किया। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने क्या किया, हैंड टू हैंड उसके शूज को रिकवर किया और मैच कर दिया फुटप्रिंट्स के साथ में। तो मतलब उसका जो स्टेटमेंट 161 का वो अब क्या बन गया है, 27 के अंदर रिलेवेंट हो गया, क्योंकि डिस्कवर हो गया नया फैक्ट यहाँ से। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, सो एंड सो फोर्थ। हम सिर्फ एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट ओनली सिंगल एग्जांपल, देयर कैन बी मल्टीपल एग्जांपल्स आल्सो। अपार्ट फ्रॉम इट इसका एक एक्सप्लेनेशन भी है। इसका क्या है सर, एक एक्सप्लेनेशन भी है। एक सवाल पूछते हैं आपसे इंटरव्यू वाले बच्चों से, 315 का और 161 का क्या डिफरेंस है दोनों में, 315 में और 161 में। हाँ, इट इज ड्यूरिंग ट्रायल, ओके। ये स्टेटमेंट ऑन ओथ होते हैं और ये विदाउट ओथ और बिफोर पुलिस, ठीक है ठीक है। और क्या हो सकता है, इसमें कोर्ट ऑर्डर देता है, इसमें ऑर्डर कौन देता है अपीयर होने के लिए, कोर्ट। इसमें ऑर्डर कौन देता है अपीयर होने के लिए, ठीक है। बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस हैं ये, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, इट मींस आई कैन से दैट यू हैव प्रिपेयर्ड वेल। चलिए देखिए, एक चीज है 161 या 162, इनकी स्टेटमेंट का एक सब्सटेंटिव यूज हो सकता है, सब्सटेंटिव यूज हो सकता है। कैसे सब्सटेंटिव यूज हो सकता है, क्या क्या चीजें में यूज हो सकता है, मतलब इसको एविडेंस में कैसे यूज किया जा सकता है। डायरेक्ट में तो सिर्फ 2-3 टेक्निकल लिखा तो 4 एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है ना। अभी एक एक्सप्लेनेशन की मैं बात करूंगा वो अलग है, 4 एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन देयर आर मल्टीपल एक्सेप्शंस टू इट।
मल्टीपल कैसे हो सकते हैं? फिर पहला एक्सेप्शन क्या आया था हमारा? सेकंड एक्सेप्शन इज डाइंग डिक्लेरेशन, थर्ड एक्सेप्शन इज सेक्शन 27, फोर्थ एक्सेप्शन इज कोई भी अगर एडमिशन किया है सेक्शन 21 के अंदर, डेट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट हिम आल्सो। अगर 161 के बयान में वो बोल रहा है कि सर हम लास्ट मोमेंट पे वी वर टुगेदर, वो कह रहा है ना कि सर लास्ट मोमेंट पे अगर हम साथ थे, इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट हिम आल्सो। एडमिशन भी हो सकता है सेक्शन 21 अगेंस्ट द मेकर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 19 से ही है, हो सकता है ना। एडमिशन बेसिकली खुद के अगेंस्ट, तो आप खुद के फेवर में तो कोई एडमिशन होता नहीं है, लेकिन अगर अगेंस्ट द मेकर जा रहा है देन इट कैन बी एडमिसिबल एंड रिलेवेंट। और कहां हो सकता है सर, बताइए मुझे, और कहां हो सकता है? अरे जो कहीं नहीं गिरता वो कहां जाता है? सेक्शन 6 में। ये तो एक रेजुडिटी सेक्शन है, जो कहीं पे भी रिलेवेंट नहीं होगा वो कहां चला जाएगा? सेक्शन 6 में या फिर सेक्शन 11 में, क्योंकि दोज फैक्ट्स मेक सच फैक्ट हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल, या तो बहुत अधिक संभाव्य बना देते हैं या फिर संभाव्य बना देते हैं। ये लिखा हुआ है सेक्शन 11 के लैंग्वेज में। आगे और कहां हो सकता है सर? मान लीजिए किसी स्टेटमेंट से bodily mind bodily feeling यूज हो रही है, स्टेट ऑफ माइंड यूज हो रहा है, that can also be relevant। जहां पे फैक्ट से पता लग रहा है द एक्ट इज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, जहां पे कोई हादसा या फिर आशय है, वो भी रिलेवेंट हो जाता है। और बताइए सेक्शन 8 एक्सप्लेनेशन 1, कंडक्ट अदर देन स्टेटमेंट। कंडक्ट क्या है सर? अदर देन स्टेटमेंट, मतलब आपके कथन से अलग कोई आपका आचरण है। कथन तो सर रिलेवेंट होगा ही नहीं ना 161 में, लेकिन आचरण तो रिलेवेंट हो सकता है। योर कंडक्ट कैन बी रिलेवेंट। मान लीजिए पुलिस ने एफआईआर में लिखा है सर इसका कंडक्ट, मान लीजिए एक आदमी का पर्स या मोबाइल छिन गया या लूट गया, उसको कहीं से 20 लाख का लोन मिला था, वो लोन लेके आ रहा था, किसने कार पे कोई गंदगी डाल के उसका पूरा पैसा निकाल लिया पीछे वाली कार से। सुनिएगा बात, वो पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन में आने के बाद वो चीखे मार मार कर रो रहा है। द स्टेटमेंट, द कंडक्ट इज अदर देन स्टेटमेंट, मतलब जो उसका आचरण है जो कथन से अलग है, इट कैन बी यूज्ड इन 162, क्योंकि 161 सिर्फ किस चीज को रोक रहा है? स्टेटमेंट को, ना कि कंडक्ट को। कह सकते हैं हम लोग, इसको भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन 162 का क्या, जहां पे लिखा हुआ है मेटेरियल ओमिशन। अरे मेरे को तो 4 ही दिए हुए हैं, पर और भी तो है अगर देखा जाए तो पूरे लॉ को। जब आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो तो वो आपको एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस देता है। तो आपको ना प्री का डर, ना मेंस का डर, नहीं इंटरव्यू का, क्योंकि आपके आंसर बहुत ही क्रिस्टल क्लियर निकलेंगे। और इंटरव्यू का सिर्फ एक पर्पज होता है, वेरेवर दे आस्क यू सम सर्टेन क्वेश्चन, ऑलवेज हिट द पिन पॉइंट, जो पूछा है उसको टिक करना है। अब हम बात करते हैं मेटेरियल ओमिशन की। बाकी पॉइंट समझ में आ गए थे आपको, 32 समझ में आ गया, 27 समझ में आ गया। अब मैं मेटेरियल ओमिशन की बात करता हूँ। इसके लिए कपूर सिंह राणा का जजमेंट मैंने वापस में डिसाइड करता हूँ। कपूर सिंह राणा में क्या मेटेरियल ओमिशन किया था उसकी मदर ने? ऐसा था सर, कपूर सिंह राणा वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। इस केस में क्या हुआ था कपूर सिंह राणा के अंदर, ये मेटेरियल ओमिशन का केस है। इसमें क्या हुआ कि एक लड़की कहीं पे जॉब करती थी, एक लड़की कहीं पे नौकरी किया करती थी, और वो लड़की जहां पे काम करती थी वहां के ऑफिस, वहां का जो वो था एम्प्लॉय, वहां का जो एम्प्लॉयर था जिसने उसको नौकरी पे रखा हुआ था, उसने उसको एक दिन प्रपोज कर दिया और उस लड़के ने डिनाई करके जॉब भी छोड़ दी। एक दिन वो एम्प्लॉयर जो था, वो जो मालिक था जहाँ पे वो काम करती थी, वो किसी कपड़े के शोरूम में काम करती थी लड़की। वो मालिक उसके पीछे पीछे आया और घर में आने के बाद में उस दिन उसकी मम्मी घर पे नहीं थी, तो जैसे नॉक किया, उसने गेट खोला, वो सीधा अंदर घुस गया। लड़की अपनी जान बचाने के लिए और पीछे हटने के लिए वॉशरूम के अंदर चली गई, बाथरूम में चली गई। उसने बाथरूम का गेट खोला,
और वहां पे एक एसिड की बोतल होती थी टॉयलेट क्लीन करने के लिए, उसने उसको पौर कर दिया उस लड़की के ऊपर। वो चिल्लाई तो आसपास के लोग आए और कपूर सिंह राणा भागने लगा। जब वो भाग रहा था तो उसकी उसकी माँ से वो टकराया, उसकी माँ ने भी उसको देखा वहां से भागते हुए, लेकिन उसकी मम्मी ने ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया। कहां पे रिकॉर्ड नहीं करवाया? 161 के बयानों में। तो कोर्ट कह रहा है कि देयर इज वन मोर एक्सेप्शन, मटेरियल ओमिशन। अगर आपने कोई मटेरियल ओमिशन कर दिया है तो आप उसका सीधा कॉन्ट्राडिक्शन कर सकते हैं कि मैडम ये स्टेटमेंट तो पहले बोला ही नहीं आपने, 161 के बयान में तो है ही नहीं आपका स्टेटमेंट। अगर आपने कोई ऐसा फैक्ट जो बहुत मेटेरियली साउंड था, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत तात्विक तथ्य था, अगर आपने उस तात्विक तथ्य का लोप कर दिया है, देन इट वुड बी हाईली रिलेवेंट। इट वुड बी क्या हो जाएगा? हाईली रिलेवेंट। देन इट वुड बी हाईली रिलेवेंट। ये बात समझ में आई? लिखना स्टार्ट कीजिए इसमें 162 में, जल्दी से लिखिए, खत्म करते हैं इसे। There is no need to sign the statement. The general rule is that सामान्य नियम ये है कि the general rule is that there is no need to sign the statement. There is no need to sign the statement. There is no need to sign the statement, and it cannot be used in trial for any purpose. And it cannot be used in trial for any purpose. सामान्य नियम ये है कि 161 के कथन को 161 के कथन को, थोड़ी हिंदी कमजोर है, दे दीजिए 161 के कथन को थोड़ा सा अभी हिंदी में पढ़ाते हुए कुछ 6-7 महीने हुए हैं। 161 के कथन को हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा, हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा, हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा, और नहीं ऐसे कथन को, और नहीं ऐसे कथन को विचारण में उपयोग में लिया जाएगा, और नहीं ऐसे कथन को विचारण में उपयोग में लिया जाएगा, और नहीं ऐसे कथन को विचारण में उपयोग में लिया जाएगा, और नहीं ऐसे कथन को विचारण में उपयोग में लिया जाएगा। However, in following circumstances, such a statement can be used. हालांकि निम्न परिस्थितियों में ऐसे कथन का उपयोग, हालांकि निम्न परिस्थितियों में ऐसे कथन का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि निम्न परिस्थितियों में ऐसे कथन का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि निम्न परिस्थितियों में ऐसे कथन का उपयोग किया जा सकता है। पहला लिखिए, पहला लिखिए, जहां कहीं भी किसी साक्षी को न्यायालय द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया हो, जहां कहीं भी किसी साक्षी को न्यायालय द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया हो, wherever court declared any witness as an hostile witness, second point लिखिए, where the statement of section 32 clause 1 sub clause A of evidence act, जहां कहीं भी कथन धारा 32(1) ए से जुड़ा हुआ हो, जहां कहीं भी कथन धारा 32(1) ए से जुड़ा हुआ हो, धारा 32(1) ए से जुड़ा हो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 27 के अंतर्गत, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 27 के अंतर्गत, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 27 के अंतर्गत, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 27 के अंतर्गत चौथा पॉइंट लिखिए, जहां कहीं भी किसी तात्विक तथ्य का लोप किया गया हो, जहां कहीं भी किसी तात्विक तथ्य का लोप किया गया हो, wherever any fact has been materially omitted by the, wherever any fact which has been materially omitted by the person, wherever any fact which is materially omitted by the
by the person acquainted with the fact, by the person acquainted with the fact, by the person acquainted with the fact. ठीक है, ठीक है। 162 का अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ड्यूरिंग द ट्रायल, तो प्लीज 162 को हमेशा याद रखिएगा। 162 से ही सारे ट्रायल्स को सम अप किया जाता है, ठीक है। 163 लिखिए, लिखिए, नो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, नो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस shall be given, shall be given, no inducement, threat or promise shall be given, shall be given for such statement, for such statement which is given in, which is given in, which is given in under section, which is given in under section 161, 161, लिखिए इसमें, लिखिए इसमें, कोई भी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन, कोई भी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन, कोई भी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन धारा 161 के अभी कथनों के लिए नहीं दी जाएगी, धारा 161 के अभी वचनों के लिए नहीं दी जाएगी, या कथनों के लिए नहीं, धारा 161 के कथनों के लिए नहीं दी जाएगी, अभी वचन काट देना, कथन लिखना, धारा 161 के कथनों के लिए नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पे सर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए एक बार ध्यान दीजिए इस पॉइंट पे। देखिए क्या होता है ना कि ये जो बात की जा रही है, कोई भी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस नहीं करोगे आप, लेकिन यहाँ पे अगर आप समझेंगे 163 के प्रोवाइजो में, देखिए 163 का प्रोवाइजो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, समझना। 164 का जो 4 है, देखिए सर, अगर जज साहब भी थोड़ा सा इंड्यूस नहीं करेंगे, उत्प्रेरणा नहीं देंगे, एक शब्द है उत्प्रेरणा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि भाई जज साहब तो इंड्यूस कर सकते हैं ना कन्फेशन के लिए, क्या जज साहब को भी रोक लोगे क्या कि आप उत्प्रेरित मत कीजिए उसको कन्फेशन देने के लिए? मतलब कहने का मतलब ये है कि एक सवाल होता है कि क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए व्हाइल एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन, क्या क्या सावधानी बरती जानी चाहिए जब आप कन्फेशन रिकॉर्ड करते हो। तो इट मस्ट बी वॉलंटरली, आप उसको स्वैच्छिक होगा सबसे पहला, तो आप उनको बताएंगे कि क्या क्या, कि आपके क्या क्या अधिकार है, या आपके खिलाफ भी यूज किया जा सकता है, आप उसको ये भी बताएंगे, ठीक है। आप उसको ये भी आप उसको ये भी बोलेंगे, देखिए दिस इज द वर्क ऑफ पुलिस ऑफिसर टू डू द इन्वेस्टिगेशन, ये भी आप कहते हो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उसको डिमोटिवेट ही कर दोगे, अगर वो बनाना चाहते हैं, अगर वो कन्फेशन देना चाहते हैं तो लोगे ना। तो जहां पे लिखा हुआ है ना नो इंड्यूसमेंट, तो इसलिए उन्होंने क्या किया है 163 के 2 में उसका क्या बना दिया, एक एक्सेप्शन। लेकिन ये जो मतलब आप इंड्यूस कर सकते हो कन्फेशन के लिए, बात समझ में आ रही है? मतलब यू कैन यूज इंड्यूसमेंट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन कन्फेशन, मतलब संस्वीकृति के लिए आप उत्प्रेरित कर सकते हो बीइंग ए जज। पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकता, लेकिन ये जज साहब तो कर सकते हैं। जैसा तो बोल सकते हैं कि देख ले बेटा, कन्फेस कर लेगा तो तेरे पे थोड़ी कम सजा मिल जाएगी, और क्या है, बस इतना ही फायदा होगा, है ना। बोल सकते हैं ना जज साहब कि हो गया जो हो गया, प्रोवोकेशन तूने काम कर दिया, अब तू कन्फेशन कर ले, कोर्ट तेरे को कम सजा दे देगी, इतना तो बोलेगा जज साहब। या जज साहब इसके लिए भी उत्प्रेरित ना करें? पुलिस ऑफिसर्स पे ये अप्लाई नहीं हो, ये जो प्रोविजन है 163, इट इज ओनली अपॉन द पुलिस ऑफिसर, नॉट ऑन द जुडिशियल मजिस्ट्रेट और द जज। ये बात समझ में आई? इट्स अ सेफ गार्ड, इट्स अ सेफ गार्ड टू द जजेस, द जज कैन गिव द इंड्यूसमेंट ऑल्सो। मतलब ऐसे हो रहे ना कि जज साहब बोल देगा, अरे नहीं बेटा तेरा काम नहीं है ये सब करना, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी, फिर तो कन्विक्शन रेट ही नहीं आएगा, कन्विक्शन रेट डाउन चला जाएगा ना फिर तो। इसलिए जज साहब को इसमें रोका है, वरना कह सकते हैं ना कल को चैलेंज कर दे इसको, कन्फेशन को चैलेंज हो सकता है ना, फिर कल को बोले कन्फेशन को चैलेंज करते हुए, अरे कल को कन्फेशन को चैलेंज करते हुए बोलते हैं लोग कि सर देयर इज ए मटेरियल इरेगुलरिटी, कि सर इरेगुलर प्रोसीडिंग हो गई, जज साहब ने प्रमोट का किया था मैं कन्फेशन करने के लिए, तो जज साहब को तो बचाना पड़ेगा ना। तो 163(2) का पर्पस समझ में आया? चलो अच्छी बात है, समझ में आया। ये पहले समझ में आता था आपको या अभी अभी आया?
अभी आया है। देखिए हर चीज कनेक्टेड है पूरी। जब आप बैरेक्ट पे कमांड बनाइए, बैरेक्ट पे कमांड बनाइए, यू विल अल्टीमेटली अचीव योर गोल टू बिकम अ जज। आपके अंदर वो ऊर्जा होनी चाहिए और वो आग होना चाहिए कि नहीं बनने का है। ठीक है, कन्फ्यूजन को मैं थोड़ी देर बाद में स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। कन्फ्यूजन इज ए बिग टॉपिक, एक बार 15-20 मिनट मैडम से बात कर लेता हूँ। आई एम स्टार्टिंग क्लास आफ्टर 30 मिनट्स, ठीक है। 15 to 20 मिनट्स बाद में क्लास स्टार्ट करूंगा, कन्फ्यूजन स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। मैसेज ड्रॉप कर दूंगा क्लास स्टार्ट करने के पहले।